नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आते हैं, जिस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम कुछ खास विषय आपके लिए लेकर आए हैं, जिस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के विषय हैं गेंदे की व्यावसायिक खेती और तिलहनी फसलों जैसे अलसी, सरसों की खेती। तो इन विषयों पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इन विषयों के बारे में तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखनी है और फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करनी है। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कंवरपाल सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है, पुष्प विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विक्रम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सैम हिगमबॉटन कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हेलो किसान कार्यक्रम में आइए सबसे पहले गेंदे के फूल की खेती के बारे में बातचीत करते हैं। जी हाँ, गेंदे का फूल जिसकी अच्छी खासी मांग रहती है, क्योंकि इसे सजावट के तौर पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसकी व्यावसायिक खेती किसानों के लिए किस तरह से लाभदायी है और इस किस पैमाने पर इसकी खेती की जा रही है, सबसे पहले डॉक्टर कंवरपाल सिंह आपसे यही जानना चाहेंगे। हाँ, गेंदे की खेती जैसे आपने बताया कि हमारे देश में काफ़ी प्रचलित हो रही है। अगर हम गेंदों को हम दो उसमें जो हमारा जो फूल है, दो भागों में इसको बांटते हैं, कर्तित पुष्प और लूज फ्लावर, खुले फूल। खुले फूल मतलब जिनसे हम माला बनाते हैं या सीधे मंदिरों में अर्पित करते हैं या किसी पूजा अर्चना में लगाते हैं, तो हम खुले फूलों में उनकी श्रेणी में लाते हैं। तो गेंदा हमारा खुले फूलों की श्रेणी में आता है। और अगर खुले फूलों श्रेणी में और भी फूल हैं, जैसे गुलाब भी है, रजनीगंधा है, चमेली है, तो इन सभी फूलों में गुलाब नंबर 1 पे आता है जी। कारण इसका यह है कि ये पूरे देश में आसानी से उगाया जा सकता है और दूसरा ये है कि ये पूरे साल भी उगाया जा सकता है। तो इसलिए साल में इसकी 3 बार खेती होती है, सर्दियों वाली, गर्मियों वाली, बरसात वाली जी। तो इस समय जो समय चल रहा है, सर्दियों की गेंदे की फसल लगाने का चल रहा है और समय चल ही नहीं रहा, क्योंकि नर्सरी का टाइम तो निकल गया। अक्टूबर में इसकी नर्सरी तैयार करने की सुझाव दिया जाता है और नवंबर में, आखिरी नवंबर तक, वैसे अभी मध्य नवंबर कर दें तो बहुत अच्छा है, तो नवंबर में इसके जो नर्सरी में पौधे तैयार हैं उनको स्थानांतरित करने का समय है जी। तो मेरी किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि जो गेंदा जो लगा रहे हैं सर्दी का, नर्सरी आपने जरूर तैयार कर ली होगी। अगर आपका पहले से ही सर्दियों में गेंदा लगाने का विचार है तो खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें, उसमें 3-4 अच्छी गहरी जुताई करें, उसको रोटावेटर से, आजकल जो रोटावेटर चल रहे हैं उसके अच्छे, उसको महीन जमीन को कर लें और समतल कर लें। बिल्कुल। उसके बाद उसमें खेत की तैयारी अच्छे से कर ले। अगर नर्सरी की तैयारी आप करना चाहते हैं और इसके साथ ही ट्रांसप्लांट भी करना चाहते हैं, और इनसे जुड़ी क्या विधियां हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे आगे। लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत में गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में तो गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर रहती है। ऐसे में गेंदे की व्यावसायिक खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गेंदे की खेती करते समय किसान कुछ खास बातों का ध्यान रखे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। गेंदे की खेती के लिए जल निकास वाली दोमट मिट्टी का उपयोग करें। गेंदे के अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी होता है।
गेंदे की नर्सरी के लिए ऊंचे स्थान का चुनाव करें जिसमें समुचित जल निकास हो सके। नवंबर-दिसंबर में फूल प्राप्त करने के लिए बीज को अगस्त माह में नर्सरी में बोना चाहिए। जब पौधा लगभग 30 से 35 दिन का या 4 से 5 पत्तियों का हो जाए तब उसकी रुपाई कर लेनी चाहिए। पौधों की रुपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए। गेंदे के पौधे से पौधे की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। खेत में नमी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करनी चाहिए। सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। गेंदे की फसल में खुरपी की सहायता से खरपतवार नियंत्रण करते रहे। जब गेंदे की फसल लगभग 45 दिन की हो जाए तो पौधे की शीर्ष कलिका को 2 से 3 सेंटीमीटर काट कर निकाल देना चाहिए, जिससे कि पौधे में अधिक कलियों का विकास हो सके और इससे गेंदे के अधिक फूल प्राप्त होते हैं। फूलों की तुड़ाई का सबसे अच्छा वक्त सुबह या शाम का होता है। गेंदे की फसल में आर्द्र पतन रोग लगने का खतरा होता है। इस रोग से प्रभावित नर्सरी में बीज का अंकुरण कम होता है और पौधे के तने गलने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए बुआई से पहले बीज को कैप्टॉन नामक दवा से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। गेंदे के पौधों में पाउडरी मिल्ड्यू और स्लग जैसे कीट और रोग लगने की भी आशंका होती है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। जी हाँ, तो गेंदे की खेती किस प्रकार करनी चाहिए, इससे जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और तिलहनी फसलों का रुख करते हैं। तो डॉक्टर विक्रम सिंह जानना चाहेंगे तिलहनी फसलों की क्या महत्ता है, क्योंकि अगर आज की तारीख में हम देखें तो खाद्य तेल का जो हमारा है, हमारे देश में 70% जो है उसे हमें आयात करना पड़ता है, एक बड़ा हिस्सा हमें आयात करना पड़ता है। ऐसे में अगर सरसों की खास तौर पर बात करें या फिर अलसी की बात करें तो इनकी क्या महत्ता है? देखिए, सरसों और अलसी दोनों एक प्रमुख तिलहनी फसल हैं। ये केवल इंसानों के खाने के लिए ही फायदेमंद नहीं होती हैं। इनके प्रयोग से आप अलसी की खली की अगर बात करें, जानवरों को आप खिलाएं तो दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। सरसों की खली अगर छोटे जानवरों को खिलाएं, बछड़ियों को खिलाएं तो उनका ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। इसी तरह से अलसी की अगर बात करें तो अलसी एक ऐसी फसल है जो कई चीज़ों के लिए फायदेमंद है। एक तो आपका तेलहन है ही है। ये तेल जो है औषधीय गुणों का होता है, इसमें बहुत सारी बीमारियों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो अलसी के दाने हैं, इसको भून करके पीस करके अगर आप प्रतिदिन 1 चम्मच खाएं तो बहुत सारी बीमारियों से भी आपका बचाव हो सकता है। तो ये दोनों ही फसलें जो है वो एक ही पर्पज नहीं इनमें। और दूसरी चीज, जो अलसी के रेशे बनते हैं बहुत ही अच्छे रेशे होते हैं अलसी के, तो ये भी एक फायदेमंद चीज है। फायदेमंद है अलसी और इस सरसों की खेती करना, क्योंकि इनकी अच्छी मांग रहती है। जैसे कि ये बताया यहाँ पर हमें डॉक्टर विक्रम सिंह ने, मानव स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि पशु आहार के दृष्टि से भी इनकी काफी महत्ता है। तो इनकी खेती के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में तिलहन फसलें अनाज फसलों के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तिलहन वे फसलें हैं जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। इन तिलहनी फसलों में तिल, मूंगफली, सरसों, अलसी और सूरजमुखी प्रमुख है। आज बात सरसों और अलसी की। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का खास स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। बुआई के समय 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी ठहरना नहीं चाहिए। खेती से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होता है। कतार से कतार के बीज की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दे और 2 पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी कर दे। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तब फसल को काटकर, सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग कर लेना चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। बात अलसी की करें तो तिलहनी फसलों में अलसी का अपना महत्व है। इसकी खेती उत्तर और मध्य भारत में खास तौर से की जाती है। दोमट और चिकनी मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है।
1 हेक्टेयर खेत के लिए 30 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बोते समय कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर यानी एक हाथ से कुछ कम और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर यानी आधे हाथ से थोड़ी अधिक होनी चाहिए। अलसी की बुआई आमतौर पर असिंचित दशा में करते हैं। जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां 2 सिंचाई की जाती है, पहली फूल आने पर और दूसरी दाना बनते समय। दूसरी सिंचाई उपज बढ़ाने में सहायक है। अलसी में अल्टरनेरिया, झुलसा, रतुआ या गेरुई के अलावा उकटा या बुकनी रोग लग सकते हैं। इन पर नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। जी, तो रिपोर्ट आपने देख ली और इस पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूं बाराबंकी नमस्कार, बताएं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हमारी अलसी होती है, राई और सरसों में राई होती है, सरसों से काली, पीली, लाहा, इसका उचित समय कौन सा होता है बुआई का, जिससे जो अधिक पैदावार मिल सके? क्योंकि अगर समय का निकल जाता है तो पैदावार हमारी घट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। आइए इसकी जानकारी लेते हैं। जी, डॉक्टर विक्रम सिंह बताएं। देखिए, जो सरसों और अलसी का बुआई का समय है किसान भाइयों, वो आपके सामने है, चल रहा है। इसमें जो 15 अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर तक का समय बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि अगर आप जितना विलम्ब करेंगे उसमें 2 नुकसान होंगे। पहली तो ये कि आपके जो अगर देर से बुआई करेंगे तो फूल आते समय अगर माहू का प्रकोप हुआ तो सरसों में भी और अलसी में भी, दोनों में ही नुकसान होगा। दूसरा जो समस्या आती है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे जो जमाव में समय ज़्यादा लगता है, तो अगर आप विलम्ब करेंगे तो 2 तरह से आपको नुकसान होगा। तो इसका जो उचित समय है अभी आपके सामने है, चल रहा है, और 15 नवंबर तक, आखिरी समय 15 नवंबर तक ही आप, जब 15 नवंबर की बात करते हैं तो उसमें जो विलम्ब वाली प्रजातियां हैं उन्हीं का प्रयोग करके आप विलम्ब से बुआई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बुआई कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो नंद स्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है ये अलसी और सरसों राई की बुआई के लिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जानना चाहेंगे डॉक्टर कंवरपाल आपसे कि जैसे कि आपने बताया था कि शरदकालीन गेंदे की भी जो फसल लेना चाहते हैं, बुआई कर चुके होंगे किसान, लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं की है, नर्सरी जिन्होंने तैयार नहीं की है, कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चुनाव वो कर सकते हैं? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि किसान, मैंने जैसे बताया कि 3 बार इसकी हम साल में खेती कर सकते हैं। जी। बरसात वाली, गर्मी वाली और सर्दी वाली। तो किसान कई बार आते हैं और उसमें उनको दिक्कत भी होती है कौन सी प्रजाति किस समय में लगाएं। जी। तो इस चीज़ का बहुत जरूर ध्यान रखना है कि गर्मियों की वैरायटी इसमें नहीं लगेंगी। तो सर्दियों की जो खास प्रजातियाँ हैं उसमें हमारे भारतीय कृषि संस्थान पूसा इंस्टीट्यूट से जो प्रजाति निकली है जाड़ों की, उसमें एक पूसा नारंगी गेंदा है जिसमें नारंगी रंग का फूल आता है, एक पूसा बसंती गेंदा है जिसमें पीले रंग का फूल आता है, पूसा अर्पिता है उसमें भी नारंगी रंग का फूल आता है, और एक पूसा बहार है, ये भी पीले रंग का फूल आता है। तो ये 4 प्रजातियाँ इस समय किसान भाई लगा सकते हैं। साथ साथ मैं इसमें एक और बताना चाहूँगा कि ये प्रजातियाँ जो हमारा उत्तरी भारत का क्षेत्र है, इस समय ठंड ज़्यादा होने की वजह से पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे हम गेंदा इस समय नहीं लगाते हैं। वहाँ इस समय फसल खत्म हो रही होगी या फिर फरवरी के बाद मार्च से शुरू होगी। तो ये, और जो दूसरा भाग है हमारे देश का, जो पूर्वी भाग है, जैसे कि कलकत्ता के आसपास है या बंगलोर के आसपास है, वहाँ पे सर्दी की समस्या नहीं होती है। तो वहाँ पे हम इन प्रजातियों के साथ साथ दूसरी प्रजाति भी लगा सकते हैं जो वहाँ के लोकल संस्थानों से निकली हुई हैं। जैसे कलकत्ता के एरिया में विधान मैरीगोल्ड 1 एक प्रजाति है, विधान मैरीगोल्ड 2 प्रजाति है, BM1 शॉर्ट में बोलते हैं, वो प्रजातियाँ भी वहाँ पे लगा सकते हैं। और दूसरा जो साउथ का पार्ट है, वहाँ पे अर्का बंगारा, जो हमारा ये IHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो वहाँ से कुछ प्रजातियाँ निकली है, अर्का अग्नि और बंगारा। जी, अर्का बंगारा 2 प्रजाति वहाँ की भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिस क्षेत्र में है और कब आप नर्सरी लगा रहे हैं, समय क्या है, उसके अनुसार अच्छी प्रजातियों का चयन करेंगे तो अच्छी उपज आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदीश सैनी जी, देवास मध्य प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं।
मैं जगदीश सैनी, ग्राम कांकरिया, तहसील खातिया गाँव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। मेरा विशेषज्ञ महोदय जी से ये सवाल है, क्या अलसी एक ऐसी जहर वाली फसल है क्या जिसको पशु खाने से पशु बीमार पड़ जाते हैं? जी ठीक है, आइए जानते हैं, बताएं डॉक्टर विक्रम सिंह। देखिए, अलसी का जो फसल है वो जानवर खड़ी फसल को बहुत कम खाते हैं, और चूंकि इसमें एक लसली सा पदार्थ होता है तो इसको वो खाते ही नहीं है। ये इसीलिए इसको हम लोग बाढ़ के रूप में भी इस फसल को हम लोग लेते हैं, और मिलवा खेती के कतारों में बुआई करके भी इसकी खेती करते हैं। लेकिन जो अलसी की खली है जी, ये अलसी की खली जानवरों के लिए, खास करके दुधारू जानवरों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, और इसको जो है दूध का उत्पादन भी, अगर आप अलसी की खली आप अपने जानवरों को दें तो दूध का उत्पादन भी बढ़ता है। तो ये जहरीला पदार्थ तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये चिपचिपा पदार्थ इसमें जब वो खाते हैं तो अलसी को बहुत कम जानवर पसंद करते हैं, इसलिए इसको बॉर्डर रो के रूप में भी हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जगदीश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम गेंदे की व्यावसायिक खेती और अलसी, सरसों जैसी तिलहनी फसलों की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों के बारे में आपको जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। आनंद प्रताप जी गोंडा उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ हैं। जी आनंद जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, जानना चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में जी एक गेंदा के तीनों ऋतुओं में, जैसे हम सर्दी, गर्मी, बरसात में बता रहे हैं, तो कौन सी प्रजाति ज्यादा उत्तम होगी उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए? किस फसल के लिए जानना चाहते हैं? गेंदे के लिए। गेंदे की, अच्छा ठीक है। कौन से मौसम के लिए? तीनों मौसम का चाहते हैं आप? जी देखो, सर्दियों की मैंने बताई थी, पूसा नारंगी, जी जी, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, पूसा अर्पिता और पूसा बहारी सर्दियों की है जी। और जो बरसात की फसल की है पीछे पूसा दीप और पूसा अर्पिता को भी लगा सकते हैं। ये बरसात के लिए है, जो कि दिवाली पे फूल देती है पूसा दीप, उसमें अच्छे दाम किसान भाई को मिलते हैं। और जो गर्मियों के लिए फसल है वो ये जो कलकत्ता वाली प्रजातियां हैं, विधान मैरीगोल्ड 1, विधान मैरीगोल्ड 2, ये प्रजातियां गर्मियों के लिए बहुत अच्छी हैं। जी डॉक्टर कंवरपाल, ये बताएं कि जो किसान अभी नर्सरी लगाएंगे उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? नर्सरी को जैसे मैंने बताया ना, अभी नर्सरी लगाने का समय नहीं है, किसान लेट हो जाए, क्योंकि ये 15-20 नवंबर तक ये पौधे स्थानांतरित हो जाने चाहिए। अच्छा। तो जिन्होंने नर्सरी तैयार की है उनका लगाने का समय, जिनकी नर्सरी नहीं है, आज के नर्सरी ना बाजार में बनी बनाई तैयार भी मिल जाती है। अच्छा। तो अच्छा रहेगा कि वो नर्सरी, जो लोग नर्सरी का ही धंधा करते हैं, उनसे वो पौधे ले लें और तब उसको लगाए। तो इसको लगाने के लिए मैं थोड़ा सा जरूर सुझाव देना चाहूंगा कि गेंदे के लिए भी कम पानी की जरूरत पड़ती है, बार बार जरूरत पड़ती है, लेकिन कम पानी चाहिए। उसके पौधे के आसपास में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सलाह हम देते हैं कि इसको हम मैंड के ऊपर लगाएं। तो मैंड से मैंड की दूरी वैसे तो प्रजाति के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन ज्यादातर प्रजातियां 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन से लाइन हम लगाते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर पे लगानी चाहिए। तो ये किसान भाई इसको लगाएं।
और इसमें लगाने के जो समय है, शाम के समय हम इसलिए बताते हैं, वैसे तो अब मौसम ठीक है, दिन में भी लगा सकते हैं। गर्मियों में खास तौर पर शाम को बताया जाता है, क्योंकि दिन में गर्मी ज़्यादा होने से पौधे जो उखाड़ के ज़मीन से हम लगाते हैं तो सूख जाते हैं, तो उनको मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए शाम को लगाते हैं। लेकिन अभी मौसम ठीक है, आप दिन में भी लगा सकते हैं। बस एक ध्यान रखें, पौधे लगाने के तुरंत बाद उसमें सिंचाई कर दें, तो जो पौधे का लॉस नहीं होगा, पौधा आपका जिंदा रहेगा, तो वो आपका फसल अच्छी रहेगी। क्योंकि पौधों की संख्या भी खेत में पूरी रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो हम पौध वाली फसलें, इनमें पौधे मरते हैं तो हमको उसका दोबारा या तिबारा भी उनको पौधों को लगा के संख्या उनकी मेंटेन रखनी पड़ती है। जी। तो इसका किसान भाई ध्यान रखें तो अच्छी फसल वो ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय कुमार जी, हरिद्वार उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा उत्तराखंड से। उनसे बात करते हैं। जी विजय जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। विजय जी, आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी विजय जी, बताएं। अब कौन सी सरसों बो सकता जी, लेट वैरायटी में जी? जी देखिए, सरसों की जो प्रजातियां हैं, ये इसमें आपका वरुणा है और गिरिराज एक सरसों की प्रजाति है जो आपके बुआई के लिए उपयुक्त है, अभी आप बो सकते हैं। इसके अलावा जो और भी प्रजातियां हैं जिसमें हाइब्रिड्स है, एनआरसी की एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड सरसों 35, इसको भी किसान भाई आप ले सकते हैं। अभी सरसों का बहुत सही समय है, तो इस समय आपके जो भी प्रजातियां आपके पास हैं, इन 3 प्रजातियों के अलावा भी अगर कोई प्रजाति आपको लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। अभी एकदम उपयुक्त समय है, इसकी आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन ये 3 प्रजातियां बहुत ही अच्छी और अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजातियां। बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम सिंह, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो बीज उपचार है उसकी क्या महत्ता है, किस तरह की जो बीमारियां हैं उससे बचाव हो जाता है और कैसे करें बीज उपचार? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। बीज उपचार बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो बीज जनित रोग हैं और भूमि जनित रोग हैं, ये जो है बाद में जाकर के सरसों या कोई भी फसल हो, फिर उत्पादन जो है बाधित कर ही जाते हैं और थोड़े से उससे जो है बहुत सारी समस्याओं से किसान भाई बच सकते हैं। कार्बेंडाजिम या थीरम, ये 2 दवाएं हैं, 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से किसान भाई इसका बीज को बुआई से पूर्व शोधित कर लें तो बहुत सारी जो भूमि जनित और बीज जनित रोग होते हैं, इनसे किसान भाइयों को निजात मिल जाएगी। इसके अलावा जो किसान भाइयों को थोड़ा से कल्चर का भी प्रयोग करना चाहिए। ये जो स्पाइरलम जो कल्चर है, अगर इसका भी प्रयोग कर लें तो जो आपका उत्पादन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसको भी आप अगर प्रयोग कर लें तो बहुत सारे जो रोग हैं, बीज जनित और भूमि जनित रोग, इनसे किसान भाई बच सकते हैं। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी नारायण जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, जानना चाहूंगा, ये जो सर बता रहे हैं पूसा बसंती, पूसा नारंगी वगैरह, ये एमपी जबलपुर में कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसके बीज? जी ठीक है, आइए जानते हैं। जबलपुर में तो देखिए, वैसे तो हमारा जो काउंटर है दिल्ली में ही है, भारतीय कृषि संस्थान पूसा नई दिल्ली, तो वहीं से आपको लेना पड़ेगा। वहाँ पे आप लेटर लिख दीजिए तो हम बाई पोस्ट भी भेज देते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। जबलपुर में हमारा वहाँ पे नहीं है कोई इसका सेंटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर कंवरपाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिन किसानों के गेंदे की फसल खेतों में लगी हुई है बरसात के मौसम में, जिन्होंने लिया होगा, वो किस तरह से देखभाल करे फसल? सही कहा आपने, क्योंकि गेंदे की जो बरसात वाली फसल भी किसान उगाते हैं और वो बड़ा अच्छा मुनाफा देती है कि उसके जो फूल हैं त्योहारों के समय में आते हैं, नवरात्रे आते हैं, फिर दीपावली आती है, दशहरा आता है, तो वो भी फसल अभी चल रही होगी। तो उसमें मेरा ये किसानों को यही सुझाव है कि उसमें जो फूल की तुड़ाई सुबह शाम करें। सुबह शाम का कारण यही है कि दिन में आप अगर तुड़ाई करेंगे तो पौधे फूल सूख जाते हैं, तो हमको तोड़ने के बाद उनको ठंडी जगह पर रखना होता है और उनके आसपास नमी भी रहनी चाहिए। तो उनको तोड़कर फूल को गीले कपड़े में रखें और ठंडी जगह पर रखें। वैसे मौसम अब ठंडा है, ज़्यादा एसी जरूरत नहीं है, आप कमरे के अंदर रखें इनको और गीले कपड़े में, और उनको फिर मार्केट में सुबह सुबह आप पहुंचा दें तो वो ताज़ी अवस्था में पहुंचेंगे। और दूसरा, ये जो फसल है आपकी नवंबर आखिर तक चलेगी,
ये फिर ठंड होने की वजह से, क्योंकि बरसात वाली फसलें होती हैं, वो प्रजातियाँ होती हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाएगा तो वो उनमें फसल जो सूखने लगेंगे पौधे उसके। तो नवंबर के आखिर तक आप इससे फूल ले लीजिए, उसके बाद फिर नई फसल का आप अपना प्लान कर लीजिए, ताकि उसमें आप जो भी फसल लगाना चाहें, तिलहनी, सीरियल, जो भी आपको इच्छा है वो उसमें फसल लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। रमाकांत जी हरदोई उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। ये अलसी के बीज ये कहाँ से प्राप्त करें और क्या है ये छाया, जैसे छाया में हो जाते हैं जैसे हल्दी होती है छाया में? जी जी आइए जानते हैं, बताएं डॉक्टर विक्रम। देखिए अलसी के बीज जो है आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आपके क्षेत्र में भी अलसी के बीज मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप हमारी संस्था से 2 प्रजातियां अलसी की निकली हैं, सुआर्स अलसी 4 और सुआर्स अलसी 2। इनका प्रयोग आप अगर हमारे से लेना चाहेंगे, आप हमें बताएंगे तो हम आपके यहाँ भिजवा देंगे, वरना आपकी जो प्रजातियां हैं वो आपको आपके क्षेत्र में ही अलसी की प्रजातियां मिल जाएंगी। और जहाँ तक बात छाये में होने की बात है, तो छाये में अलसी का बहुत उत्पादन अच्छा नहीं होगा, पतले पतले पौधे होंगे और बहुत थोड़े से उसमें फल लगेंगे। तो इनको धूप भी चाहिए और नमी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो धूप, ये छाये में इनका खेती नहीं हो सकती। छाये में खेती करने के लिए हल्दी, सूरन, धनिया इस तरह की फसलें आप ले सकते हैं। अलसी की खेती बहुत अच्छी है, अलसी की खेती छाये में नहीं होगी। सह फसली खेती की जा सकती है, अलसी के साथ दूसरी फसलें ली जा सकती हैं? जी हाँ बिल्कुल। देखिए अलसी की फसल जो है वो सह फसली ही लोग कर रहे हैं ज़्यादातर। चने के साथ अलसी की खेती, सरसों के साथ अलसी की खेती, 4 पंक्ति जो है चने की लगा करके और उसमें 1 पंक्ति जो है अलसी की अगर लगा दें तो इससे दोहरा फायदा होता है। एक तो ये कि अलसी के आपको बीज मिलेंगे, दूसरा जो चने में फली भेदक और इस तरह के जो कीट आते हैं ये कम आएंगे, ये ज़्यादा अलसी की तरफ चले जाएंगे और चने की फसल को भी अच्छी पैदावार देंगे। तो सह फसली खेती इसकी की जा सकती है, चने के साथ की जा सकती है, सरसों के साथ की जा सकती है। इससे किसान दोहरा फायदा है जी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतना से, उनसे बात करते हैं। जी राजकुमार जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं। सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद कि मेरा हर बार जो है मतलब कॉल अटेंड हो जाता है, बात हो जाती है, समस्या का समाधान हो जाता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी बताइए इस बार क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहता था कि 20 नवंबर के बाद अपनी धान कट जाएगी, मतलब 20 से 22 नवंबर तक, उसके बाद अपने को ये चाहिए था कि सरसों की कौन सी वैरायटी बोएं कि जो अच्छा उत्पादन हो। जी बताएं डॉक्टर। देखिए 20 नवंबर के बाद आप सरसों की जो प्रजातियां अभी हमने बताई हैं, वरुणा है, गिरिराज है, इनकी बुआई आप कर सकते हैं, लेकिन तैयार रहिएगा आगे आने वाली समस्याओं से, जो मैं पहले से ही बता देना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि चूंकि ठंडक बढ़ जाएगी, जमाव देर में होगा। दूसरा जो बात होगी वो जब इसमें फूल आएंगे उस समय जब तापमान बढ़ जाने लगेगा तो माहू का प्रकोप बड़ी तेजी से होगा। इन 2 समस्याओं के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो 20 नवंबर के बाद 1 आध हफ्ते तक आप बुआई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बुआई करते हैं तो आपको बहुत लंबा नुकसान होगा, क्योंकि सरसों की एक बहुत खास बात होती है, जब तक तापमान 20-25 डिग्री औसत तापमान दिन और रात का मिला के 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब तक तो पौधा बहुत सही से बराबर से बढ़ता है। लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ता है उसमें एक लंबी सी डंडी आती है और उसमें फूल आ जाता है और एक ही डंडी में फली लगती है। और सरसों में खास बात ये होती है कि जिन प्रजातियों में जितनी नीचे से शाखाएं आती हैं उसमें उतना अधिक उत्पादन होता है, और विलम्ब से करेंगे तो शाखाएं कम आएंगी, और विलम्ब करेंगे तो एक शाखा में उत्पादन जो है आपको 50% उत्पादन आपका घट जाएगा। जी जी तो बिल्कुल राजकुमार जी आप इस सुझाव पर अमल करें और कोशिश करें कि ज्यादा देर न होने पाए बुआई में। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर कंवरपाल आपसे जानना चाहेंगे कि गेंदे की अच्छी उपज हासिल करने के लिए पोषक तत्व प्रबंधन का ध्यान किसान किस तरह से रखें? सही कहा आपने। पोषक तत्व के लिए हम 3-4 चीज़ें इसमें किसान भाइयों को सुझाव देते हैं। एक तो जो हमारा कंपोस्ट है, या गोबर की खाद हो या कंपोस्ट हो,
या वर्मी कंपोस्ट जो भी कंपोस्ट है उसको जरूर डालें खेत की तैयारी के समय। 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर खेत की जब तैयारी जुताई हम करते हैं, पाटा लगाते हैं, समतल करते हैं, उस टाइम पे उसको डाल दें। उसके अलावा उर्वरक आते हैं जिसमें नत्रजन, फास्फोरस, पोटास होते हैं मुख्य। तो उसमें नत्रजन 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस, पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति एक। इनको आखिरी जुताई के समय डालकर नाइट्रोजन की आधी मात्रा डालें। तो डालकर उसको समतल खेत को कर दें, तभी इसमें रोपाई करें लाइन बनाकर। लाइनों में करें या तो समतल खेत में तैयार लगा रहे हैं तो उसमें लगाने के बाद आप मिट्टी चढ़ा सकते हैं 25 से 30 दिन बाद। और पहले से ही आजकल ट्रैक्टर से लोग लाइन बना लेते हैं, जैसे आलू की लाइन बनाते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, तो उससे लाइन बनाकर मिट्टी चढ़ाकर उसके ऊपर पौधे लगाते हैं। तो फिर बाद में आपको मिट्टी चढ़ाने की जरूरत नहीं है पौधे पे। मिट्टी मैंड पर लगाने से दो फायदे हैं, एक तो पानी, उसमें ज़्यादा पानी भरने से नुकसान नहीं होगा पौधे को। दूसरा, हवा जब चलती है और लंबी प्रजाति वाले अगर पौधे हैं तो वो गिरने का अंदेशा रहता है, तो उसमें वो गिरते नहीं है, उनको सपोर्ट रहता है उसका मैंड का, तो वो गिरते भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। और जो नत्रजन की जो आधी मात्रा मैंने बताई थी, आधी मात्रा बच गई है अभी, उसको 2 बार में 1/4 करीब 1 महीने बाद और बची 1/4 उसके 15-20 दिन बाद उसको खेत में डाल दें छिड़काव द्वारा। और तीसरा, आजकल स्प्रे का भी बहुत उर्वरक आ रहे हैं, उनको जो घुलनशील उर्वरक होते हैं उनका भी उसमें मैक्रो नाइट्रोजन, एनपीके के भी आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और माइक्रो के भी आते हैं। माइक्रो पे हम जल्दी ध्यान नहीं देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं जिसमें जिंक है और कॉपर है और भी दूसरे मोलिब्डेनम है, और कई सारे उनका मिक्सचर करके अब माइक्रो के नाम से बिकता है वो। अच्छा, तो उसका भी छिड़काव करें। दोनों में 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, एक बार मैक्रो का, एक बार माइक्रो का, करीब 8 से 10 दिन के अंतराल पर। तो 2-3 स्प्रे इनके भी करेंगे तो फसल बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। तो जाना आपने किस तरह से अच्छी फसल आप ले सकते हैं अच्छी तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करके। इन विषयों पर हमारी बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम गेंदे की व्यावसायिक खेती और तिलहनी फसलों की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। ठाकुरदास जी इस वक्त बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। ठाकुरदास जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। ठाकुरदास जी, आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, सुनना है सर। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बताएं।
ठीक है, हम सरसों की उन्नत फसल मालूम करना चाह रहे हैं जिसमें पैदावार ज्यादा मिले और हमें लास्ट मार्च में गन्ना करना है उस खेत में जी। और इस समय देखिए मार्च में अभी आपका सरसों का समय यही है, नवंबर तक बुआई आप कर सकते हैं। और प्रजातियां मैंने पहले भी बताई हैं और फिर से बता दे रहा हूं। इसमें अगर आप हाइब्रिड्स लेना चाहते हैं तो एनआरसी हाइब्रिड सरसों 31 है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा जो वरुणा है, ये बहुत ही अच्छी उत्पादन देने वाली प्रजाति है सरसों की। इसके अलावा गिरिराज है, नरेंद्र सरसों 1 है। प्रजातियां बहुत सारी हैं जो हम अगर गिनाने लगेंगे तो पूरा समय इसी में चला जाएगा, लेकिन ये प्रमुख प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन किसान भाई अच्छी तरह से और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। विशेष बात यह है कि आपको उसमें समय का ध्यान देना है, बुआई का, और बुआई के साथ साथ जो पौधों से पौधों और लाइन से लाइन की दूरी है, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो इनमें उत्पादन घट जाता है जी। तो ये दो चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। बिल्कुल, तो उम्मीद है ठाकुरदास जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विक्रम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि सरसों और अलसी की खेती के दौरान जो खाद उर्वरकों का प्रयोग है वो किस तरह से किसान करें? जी हाँ, देखिए सरसों और अलसी ये दोनों ऐसी फसल हैं जो ज़्यादातर रेनफेड कंडीशन में ली जाती हैं, मतलब वर्षा आधारित फसल हैं। सरसों में तो फिर भी लोग थोड़ी बहुत व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन अलसी ज़्यादातर रेनफेड ही होती है, वर्षा आधारित होती है, लेकिन दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। इसमें जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है तो अगर संभव हो तो 5 से 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, वो गोबर की खाद जो है आपकी कंपोस्ट खाद हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट खाद हो सकती है, आखिरी जुताई के समय खेत में मिला दें, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है खेती धान की फसल के बाद ली जाती है, इसको मिला दें। इसके अलावा जो वर्षा आधारित खेती है उसमें अलसी और सरसों में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास चाहिए वो 40 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास डालना चाहिए किसान भाइयों को। जो इसमें अहम भूमिका निभाता है वो है सल्फर। अगर किसान भाई संभव हो तो डाई अमोनियम फास्फेट की जगह फास्फोरस का प्रयोग सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में अगर करें तो उसमें आपको सल्फर भी मिल जाता है। और अगर डाई अमोनियम फास्फेट डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, तो उसमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम का अगर प्रयोग कर लें तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि उसमें तेल का प्रतिशत बढ़ता है, दूसरा जो है जो दाने हैं वो अच्छे और चमकदार होते हैं, ये दोनों फायदे उसमें मिलते हैं। और 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी अगर किसान भाई चाहें तो उसमें डाल सकते हैं अच्छे उत्पादन। डॉक्टर विक्रम माफ कीजिएगा, यहाँ रुकना पड़ेगा आपको। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रजेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ब्रजेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं। हाँ, मैं ब्रजेश शर्मा बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। जी हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने सरसों की फसल लगाई 30 दिन के करीब हो गई हूँ। ठीक है। हाँ, और उसमें मैं पहला पानी कब लगाऊं और पानी के समय उर्वरक कौन कौन से लगाऊं उसमें? जी हाँ, ये जानना चाह रहा था। पानी कब लगाना है ये जानना चाहते हैं? हाँ, पहला पानी कितने दिन बाद लगाना है और पानी के साथ में जैसे यूरिया के साथ में कोई और उर्वरक मिला के लगाना है या नहीं? ठीक जी, बताएं। देखिए, ये आपकी सरसों में दो चीज़ें बहुत अहम हैं इस समय। अगर आपकी फसल 1 महीने के आसपास हो गई है तो पहली जो सबसे अहम ज़रूरत है आपके फसल के लिए उसका बिरलीकरण। चूँकि सरसों का बीज जो है बहुत छोटा होता है, तो बोते समय अक्सर क्या होता है कि लाइन से लाइन की दूरी तो आप कतार में बुआई करके कर लेते हैं,
लेकिन पौधों से पौधों की दूरी वो कम हो जाती है। तो पहला जो आपको काम करना है उसको विरलीकरण करें। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी जो है 8 से 10 सेंटीमीटर कर दें। उसके बीच में जो भी पौधे आ रहे हैं सरसों के उसको आप निकाल दें, और जो मजबूत पौधा एक पौधा रह जाए उसे आप छोड़ें, बाकी बीच के सारे पौधे निकाल दें। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो ये पहली सिंचाई 30 से 35 दिन पे अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो 2 से 3 सिंचाई सरसों को चाहिए। पहली सिंचाई जो है वो 30 से 35 दिन पे आप कर दें, ये समय बहुत उपयुक्त है। और जो नत्रजन आपको बताया गया, आधी नत्रजन की मात्रा जो बची हुई नत्रजन है वो पहली सिंचाई के बाद, मतलब 30 दिन पे आप सिंचाई कर दें, एक सप्ताह बाद जो है खेत पक जाएगा तो उसमें आप बची हुई नत्रजन की मात्रा किसान भाई अपने खेत को दे दें। ये 2 अहम काम इस अवस्था में किसान भाई को करना है। इसके साथ साथ खरपतवार का भी नियंत्रण करना है। बिल्कुल ब्रजेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और अच्छी पैदावार आपको मिलेगी इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर कंवरपाल आपसे जानना चाहेंगे कि गेंदे के जो खेत है उनमें किस तरह से पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, कितनी पानी की आवश्यकता पड़ती है? जैसा कि मैंने पहले बताया, पहली सिंचाई तो क्योंकि हम इसको पौध द्वारा करते हैं, पौधे रोपते हैं नर्सरी में तैयार करने के बाद, तो पौधे रोपाई के तुरंत बाद इसमें पानी एक तो लगाना होता है। उसके बाद जाड़ों में करीब 10 से 15 दिन में जरूरत पड़ती है पानी की, क्योंकि ठंडा मौसम होता है। और गर्मियों में तो चलो अभी हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, लेकिन गर्मियों को मैं बता दें, गर्मी में 5 से 6 दिन में मतलब सप्ताह के अंदर पानी लगाने की जरूरत पड़ती है अगर बारिश नहीं होती है तो। बिल्कुल। लेकिन पानी हल्का लगा, ये ध्यान रखें। और अगर आपका खेत नीचा है तो उसमें जल निकासी का भी प्रबंध होना चाहिए, उसके अंदर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय कुमार जी, रोहतक हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार, बताएं। सरसों है जी, जैसे बो रखी है वो 25-26 दिन की होगी जी। अच्छा ठीक है। तो उसमें क्या होता है जी, वो जैसे पहले तो पेड़ मुड़ जाता है जी उसका, अच्छा, और फिर सूख जाता है जी। क्या समस्या आ रही है ये डॉक्टर विक्रम, क्या वजह हो सकती है? देखिए ऐसा है, जो सरसों आपकी पत्तियां किनारे से मुड़ना शुरू करेंगी और फिर धीरे धीरे वो सूख जाएंगी। तो इसमें देखिए आपको जो करना है, पहली चीज़ तो आपने अगर बीज शोधन किया होता तो इस बीमारी से आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाता। लेकिन चूंकि अभी आपने बीज शोधन नहीं किया तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि फंजीसाइड का स्प्रे आपको करना है, जो कार्बनडाजिम और मैनकोजेब के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप छिड़काव कर दें तुरंत। और एक समस्या और हो सकती है, कभी कभी इसमें सरसों की पत्तियों में नीचे की तरफ एक कीड़ लगता है जो उसके रस को चूस लेता है, तो भी ये समस्या आ सकती है। पत्तियां सूखी हुई दिखेंगी, पौधा सूखा हुआ दिखेगा। तो इसके भी निदान के लिए आप रोगार नामक दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से आप बच सकते हैं। आपका सड़ा सूखना जो भी है, ये 2 ही कारण है जिसकी वजह से आपका पौधा इस अवस्था में सूख सकता है। दूसरा जो कारण है, अभी हमने बताया कि अगर पौधों की संख्या जरूरत से ज़्यादा होगी तो भी ये समस्या आपकी आ सकती है। तो ऐसे में जो पौधे अधिक हैं उन्हें आप निकाल करके 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के बीच में केवल एक हेल्दी स्वस्थ पौधा छोड़ेंगे तो इससे आपका निदान मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अजय जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इन सुझावों पर आप आगे से अमल भी करेंगे। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कंवरपाल आपसे जानना चाहूंगी कि खासतौर पर जैसे कि शरदकालीन गेंदे की हम बात कर रहे हैं, ठंड का मौसम बिल्कुल आने वाला है, तो तापमान के प्रति ये पौधे कितने संवेदनशील होते हैं और ठंड के दौरान क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है इनके बचाव के लिए? सही कहा आपने, ये गेंदा जो है ठंड को बहुत मानता है। ठंड ज्यादा होगी तो पौधा कई बार तो मर भी जाता है अगर वो 5 डिग्री से नीचे तापक्रम जाएगा। जी। और कई बार दिल्ली में आपने देखा होगा, उसके आसपास के इलाकों में 0 डिग्री भी चला जाता है और 1 दिन का 0 डिग्री ही एक फसल को मार देता है। तो उससे बचने के लिए हमको, किसान को हर समय सजग रहने की जरूरत पड़ती है, खासतौर पर 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, जब पाला पड़ने का अंदेशा रहता है। तो इस दौरान एक तो खेत में नमी की कमी ना होने दें, उसे पानी बराबर लगाते रहें और
मैंड पे लगाने का हमारे ये भी सुझाव होता है, क्योंकि जाड़े से बचने के लिए जब कम तापक्रम होता है तो बार बार पानी लगाने की सलाह दी जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जब पानी लगा ठंड से बचने के लिए पानी लगाते हैं तो ज़्यादा पानी भी हो जाता है तो पौधा वैसे मर जाता है। तो अगर मैंड पे लगाएंगे और आपको इस दौरान 2-3 बार पानी लगाना पड़ गया जब तापक्रम कम होता है तो पौधा कम से कम पानी की वजह से नहीं मरता है, वो ज़्यादा पानी की वजह से, तो इसलिए लगाया जाता है। और दूसरा, उसमें जो प्रजाति मैंने बताई है, जाड़ों में जाड़ों वाली ही प्रजातियां लगाएं। गर्मी वाली प्रजाति लगाएंगे तो वो इस समय नहीं चलेंगी, वो नवंबर तक चलेंगी, दिसंबर में जाके उनके मरने का अंदेशा रहता है। तीसरा, जाड़ों में जो किसान भाई अगली फसल लेना चाहते हैं बरसात गर्मी वाली और जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसको फरवरी या मार्च में लगाने का सुझाव देते हैं। जो किसान भाई जल्दी लगाते हैं फरवरी में लगा सकते हैं, नहीं तो मार्च में, कुछ लोग अप्रैल में भी लगाते हैं। ठीक है। तो फरवरी में लगाने के लिए हमको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी जनवरी में या फरवरी के शुरू में जी। तो उस टाइम पे तापक्रम कम होता है तो बाहर जो नर्सरी तैयार करना संभव नहीं होता है। तो उस समय आप पॉली हाउस का सहारा ले सकते हैं। बहुत अच्छे बड़े पॉली हाउस की जरूरत नहीं है, या आपके पास पहले ही चाहिए तो उसके अंदर लगा दीजिए, अन्यथा छोटी क्यारी में लगाकर उसके ऊपर लो टनल पॉली हाउस करीब 2-3 फुट ऊंची पॉलीथीन का घर बना के उसके ऊपर कवर कर दीजिए। तो इस तरह से आप नर्सरी तैयार कर लेंगे अगले सीजन के लिए जी। आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। दलपत सिंह जी रतलाम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी दलपत जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी, मैं दलपत सिंह बोल रहा हूँ माधव से। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए दलपत जी, बातचीत में रुकावट आएगी। जी, अपना मेरा सवाल थोड़ा निवेदन ये है कि सरसों जो होती है वो पीली होती है। ठीक है। 1 मिनट, अब तो आ रही है आपके पास आवाज? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि सरसों जो होती है पीली होती है जी, और हमारे इधर जो सरसों की प्रजाति वाला पौधा होता है जी, उसकी प्रजाति जो बीज निकलने वाले होते हैं वो काले कलर के होते हैं। ठीक है। तो उसमें जैसे आप सरसों बता रहे हो, तो मैं रावे वाली बात कर रहा हूं, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्लैक रायडा जिसको बोलते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस रायडे को कितने दिन के अंतराल में जब इसकी पौधे बन जाए तो इनके पौधे की कितनी दूरी रखे और कौन सा खाद डाले, कितने दिन में पानी देना। और मेरा भी थोड़ा ये भ्रम दूर करो कि जैसे सरसों और रायडा दोनों में क्या फर्क है, प्रजातियों में तो फर्क है जी। और हो सकता है आप कहीं आज विषय पर आज पीली सरसों की ही जानकारी दे रहे और मैंने रायडे का पूछ लिया, मैं गलत हो सकता हूँ। जी ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे हम। और इस वक्त हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान जुड़े हुए हैं जो आपके इन शंकाओं को दूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद इस जवाब को लेंगे। बने रहे हमारे साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है
और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान कार्यक्रम में ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे, दलपत सिंह जी रतलाम मध्य प्रदेश से, और उनके सवाल का ये यहाँ पर जवाब लेते हैं। डॉक्टर विक्रम बताएं उनके सवाल का क्या जवाब है। किसान भाई दलपत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी अभी तक हमने बात की है वो लाया सरसों की ही बात की है। पीली सरसों का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है। हालांकि अगर आप और उसका उत्पादन भी लाया सरसों से कम होता है, तो आपको मैं एक बार फिर से उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहूँगा ताकि आपकी जो समस्या है वो समाधान हो जाए। देखिए, जो लाया सरसों है इसी को हम लोग सरसों की कैटेगरी में रखते हैं और इसी का ही ज़्यादा क्षेत्रफल है, खेती करते हैं। तो जो प्रजातियाँ हमने बताई हैं वो जो है पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, पूसा गोल्ड एक प्रजाति है, वरुणा है, इसके साथ साथ जो हाइब्रिड में है एनआरसी से निकली हुई एक हाइब्रिड है, एनआरसी हाइब्रिड 31 नंबर है, नरेंद्र सरसों 1 है। ये सारी जो है आपके लाया सरसों की ही कैटेगरी में आती हैं। जहाँ तक बुआई का समय है वो आपको हमने बताया 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई हो जानी चाहिए। बीज दर 3 से 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। कतार से कतार की दूरी जो है वो 35 से 40 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए इसमें। और सबसे अहम जो बात होती है दलपत जी कि जो पौधे से पौधे की दूरी है, इसे बहुत ही आवश्यकता है कि ये 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में कोई और अतिरिक्त पौधा ना हो, क्योंकि अगर अतिरिक्त पौधा होगा, संख्या ज़्यादा होगी तो उत्पादन अपने आप घट जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए आप उत्पादन जो आप लाया सरसों की बात कर रहे हैं उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो दलपत सिंह जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का विस्तार से जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर कंवरपाल आपसे जानना चाहेंगे कि गेंदे को एक खेतों में किस तरह के रोगों की समस्या हो सकती है और किसानों को ऐसे में क्या उपाय अपनाने चाहिए। हाँ, कुछ वैसे तो गेंदा बहुत ही हार्डी क्रॉप है अगर हम इसकी तुलना करें दूसरी जो फूल वाली फसलें हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ समस्याएं आती हैं। तो रोग में एक तो जब नर्सरी तैयार करते हैं एक पीथियम करके आता है जो जड़ में सड़न पैदा हो जाती है जी। तो उसको रोकने के लिए जब बीजाई करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, तो उसमें फफूंदी नाशक कार्बनडाजिम जो 62 ग्राम से मिलता है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका जब बीजाई करते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बना लें। तो नर्सरी में हम कुछ दिन तक फुहारे से पानी लगाते हैं, पहले 4-5 दिन तक जब तक बीज जमाव करता है, तो पहली सिंचाई उससे करें। तो वह उसकी नर्सरी में जो नर्सरी से जो रोग ये मिट्टी जनित रोग होते हैं उसमें आता है ये, तो वहीं पे वो ख़त्म हो जाएगा, आपके मुख्य खेत में नहीं पहुँचेगा। तो एक तो ये बीमारी है। दूसरा एक अल्टरनेटिव करके आता है झुलसा जिसे बोलते हैं जी। तो झुलसे में क्या होता है, पौधे झुलस जाते हैं, पीले पीले हो जाते हैं, वो लाल लाल होकर पौधा सूख जाता है, कई बार तो पूरा पौधा काला हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जो इसमें फफूंदी नाशक का इसमें डाइथेनाम 45 डाइथेनाम 45 का 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें तो उससे आप निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा जो कीट की हम बात करें तो कीट इसमें एक रेड स्पाइडर माइट आता है, लाल रंग की एक मकड़ी होती है, जाला सा बना लेती है जी। पहचान उसकी एक तो उस पर जाला होगा और उसके ज्यादा प्रकोप से जो पौधे हैं उसके जैसे धूल जम जाती है पत्तियों के ऊपर, ऐसा वो दिखने लगेगा डस्टी जैसा। डॉक्टर कंवरपाल, माफ कीजिएगा यहाँ पर आपको रुकना पड़ रहा है, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी से उनका सवाल यहाँ पर ले लेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछें। हेलो सर, मैं ये पता करना चाह रहा था कि जैसे कई कंपनियां दावा करती हैं कि हमारा बीज हाइब्रिड है और कुछ एक लोग बोलते हैं कि सरसों में हाइब्रिड वैरायटी नहीं होती। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि हाइब्रिड होता है या नहीं सरसों में। जी जी, आइए जवाब देते हैं डॉक्टर विक्रम, बहुत ही संक्षेप में जवाब देंगे। सरसों में हाइब्रिड है और ज़्यादातर प्रचलन चूंकि बीज दर
कम होने की वजह से हाइब्रिड्स का जो बीज का रेट है वो ज़्यादा होता है, तो आजकल किसान भाई हाइब्रिड्स का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि जो एक हाइब्रिड हमने NRC हाइब्रिड सरसों 31 बताई, ये हाइब्रिड की ही कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड का प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हाइब्रिड का नहीं भी प्रयोग कर रहे हैं और जो चीजें हमने बताई हैं, पौधों से पौधों की दूरी, कतार से कतार की दूरी, इसको अगर सही रखेंगे तो आपको इन प्रजातियों से भी हाइब्रिड से कम उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सुभाष जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर कंवरपाल सिंह और डॉक्टर विक्रम सिंह, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें इस कार्यक्रम के दौरान दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से गेंदे की व्यावसायिक खेती की जा सकती है और तिलहनी फसलें जैसे कि अलसो और सरसों की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा गेहूं की बुआई एवं उन्नत किस्में और अमरूद की फसल में समसामयिक कार्य। इन विषयों के बारे में आप लाइव कार्यक्रम के दौरान सवाल पूछ सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन पर हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। इसके अलावा आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।